नमस्कार मित्रों, मैं मदन महिला यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और बहुत बहुत आभार। आप द्वारा जो उत्साहवर्धन मेरा किया जा रहा है इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। आज हम आईटीसी वेरिफिकेशन के भाग 2 में चर्चा करेंगे। इससे पहले आईटीसी वेरिफिकेशन भाग 1 में 12 मार्च 2021 को श्रीमान आयुक्त महोदय वाणिज्य कर विभाग जयपुर द्वारा जारी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हम चर्चा कर चुके हैं और उसमें हमने 2.1 तक चर्चा की है। महोदय द्वारा नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है इसमें स्पष्ट कहा गया है कि 2006-07 से लेके वर्ष 2017-18 के बीच में किसी भी प्रकार की जो डिमांड निकली हुई है जो आईटीसी वेरिफिकेशन के अभाव में है, ऐसी डिमांड्स के लिए, ऐसी आईटीसी मिसमैच के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कुछ ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, वो ये है कि आपको 1 ईयर की क्वार्टर वाइज आपको अप्लाई करनी है, साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई करनी है। इसके साथ ही साथ आपको 30 जून 2021 तक अप्लाई करनी है। इसके साथ ही साथ अगर आपकी आईटीसी जो है वो जिस कैटेगरी से संबंधित है उसमें अप्लाई करनी है। आईटीसी वेरिफिकेशन के लिए आप फॉर्म आईटीसी वी ए बी सी डी 4 भागों में बांटा गया है, उसी के अंतर्गत आप अप्लाई करें। कुछ ऐसे मामले भी होंगे जो इन 4 कैटेगरियों के अलावा आपको मैनुअल पेश करने पड़ेंगे। उसके लिए आईटीसी वी एम एक अलग से कैटेगरी बनाई गई है जिसमें आप मैनुअली आप अप्लाई कर सकते हो, जिसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको जो है कि राजटेक्स जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप इलेक्ट्रॉनिकली अपनी एप्लीकेशन आईटीसी वेरिफिकेशन के लिए लगा सकते हो। एक ही चर्चा करेंगे, इसमें 1 लाख रुपए तक की आईटीसी मिसमैच है। ऐसे व्यवहारी अपने आईटीसी वेरिफिकेशन के लिए आईटीसी वी ए में अपनी आईटीसी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उनको अपनी एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली लगानी पड़ेगी, साथ ही साथ उनको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। जो परचेजर डीलर का जो असेसिंग अथॉरिटी है वो उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर उसको चेक करके आईटीसी को अलाउ करेगा और एडजस्टमेंट देगा। 2 कैटेगरी बी से संबंधित है। इसमें 1 लाख से अधिक और 10 लाख तक की ऐसी आईटीसी मिसमैच जो वर्ष 2006-07 से लेके वर्ष 2010-11 तक के फाइनेंशियल ईयर से संबंधित है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे मामलों में व्यवहारी है वो आईटीसी वी बी फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिकली अपनी एप्लीकेशन लगाएगा। उसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो मैन्युअली असेसिंग अथॉरिटी को सुपुर्द करेगा। साथ ही साथ वो एक एफिडेविट देगा जो कि करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन होगा। इसके साथ ही साथ उसको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी और उसमें स्पष्ट करना होगा कि किसी भी प्रकार का जो राज्य के राजकोष में जो हानि होगी अगर वो सिद्ध होती है तो ब्याज सहित राजकोष में जमा कराएगा। डीलर असेसिंग अथॉरिटी को इसके अलावा कुछ साक्ष्य और देगा। उसमें पहला तो ये है कि सेलिंग डीलर को जो भुगतान किया है उस भुगतान का विवरण भी वो प्रस्तुत करेगा। उसमें बैंक स्टेटमेंट हो सकता है या इसके अलावा और कोई ऐसे साक्ष्य हो सकता है। इसके अलावा इस प्रकार के बिल जिनमें टैक्स का इन्वॉल्वमेंट 25,000 से अधिक है उसकी एक कॉपी असेसिंग अथॉरिटी को प्रस्तुत करेगा। इसके साथ ही परचेजर डीलर द्वारा आईटीसी मिसमैच में ऐसे मिसमैच जो किसी एक सेलर से संबंधित हैं, जो एक फाइनेंशियल ईयर से संबंधित हैं, जिनमें इन्वॉल्वमेंट 1 लाख से अधिक है, ऐसे मामलों में परचेजर डीलर जो है वो सेलिंग डीलर का एक एफिडेविट साइन किया हुआ प्रस्तुत करेगा जिसमें सेलिंग डीलर बिल्कुल स्पष्ट करेगा कि उसके द्वारा जो बिल जारी किए गए हैं वो उनका विवरण, साथ साथ वो ये भी उसमें एफिडेविट देगा कि इन बिलों से संबंधित जो टैक्स जो था उसका भुगतान या उसको उसने जमा करा दिया है। इस प्रकार से असेसिंग अथॉरिटी जो है वो प्राप्त एप्लीकेशन, प्राप्त हल्फनामों के आधार पे उनकी करेक्टनेस चेक करके और उस आईटीसी अलाउ करेगा और आईटीसी का एडजस्टमेंट देगा। 2.3 इसमें ऐसे मिसमैच के मामले जो 10 लाख से अधिक हैं, वर्ष 2006-07 से लेके वर्ष 2010-11 की समयावधि से संबंधित हैं। ऐसे मामलों में व्यवहारी जो है वो अपने लॉगिन आईडी से जो है वो अपने पोर्टल से
इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन सबमिट करेगा। एप्लीकेशन जो सबमिट करेगा वो फॉर्म ITC-V-C में सबमिट करेगा। साथ ही साथ ऐसे प्रकरण जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर से संबंधित होने चाहिए। व्यापारी द्वारा ITC-V-C में जो ही अप्लाई करेगा तो उसमें वर्ष वाइज, सेलर वाइज वो डिटेल उसमें डालेगा। और जो ही 10 लाख से अधिक वाले प्रकरणों में एक विशेष फैसिलिटी इसमें स्टार्ट की गई है कि जो सेलिंग डीलर की असेसिंग अथॉरिटी है वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए वो टास्क जनरेट होंगी उनके पोर्टल पे, और उस पर जो वर्ष वाइज उसका जो सेलिंग डीलर की जो सेल की डिटेल है वो वहाँ पे उसके पोर्टल पे उपलब्ध रहेगी। उसका वेरिफिकेशन जो असेसिंग अथॉरिटी सेलिंग डीलर को करना है, असेसिंग अथॉरिटी सेलिंग डीलर के पास उपलब्ध जो रिकॉर्ड्स है, चूँकि ये ध्यान देने वाली बात ये है कि वर्ष 2006-7 से लेके वर्ष 2010-11 तक जो विवरणियाँ पेश करने का जो मोड था वो मैन्युअली था, और इस प्रकार के मामलों में असेसिंग अथॉरिटी के पास उन द्वारा प्रस्तुत जो विवरणियाँ हैं और असेसमेंट ऑर्डर हैं वो उनकी पत्रावली में मिल सकते हैं। कई बार किसी कारणवश से पत्रावली उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसे मामलों में चूँकि तत्कालीन समय में जो हम जो असेसमेंट ऑर्डर लिखते थे उनकी जो उसका जो जितना भी रिकॉर्ड है वो मैन्युअली DCR में हम मेंटेन करते थे, तो उनके जो DCR उपलब्ध हैं उन DCR में उस सेलिंग डीलर की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को वहाँ हम इंश्योर करेंगे। साथ साथ एक चीज़ और हमें देखनी है कि इस प्रकार के मामले क्लोज 4 में से संबंधित नहीं होने चाहिए, उसका उल्लंघन करने वाले नहीं होने चाहिए। ये इंश्योर करने के बाद में सेलिंग डीलर का असेसिंग अथॉरिटी ITC को वेरीफाई करेगा। ITC को वेरीफाई करने के बाद में उसकी जो टास्क है वो परचेजर डीलर के असेसिंग अथॉरिटी के वहाँ बनेगी। वहाँ पे जो असेसिंग अथॉरिटी है वो उस वेरिफिकेशन के आधार पे ITC अलाउ करेगा और ITC का एडजस्टमेंट देगा। और कही गई है कि यदि परचेजर डीलर का असेसिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है, वो मानता है कि जो वेरिफिकेशन है वो सही है, तो वो उस प्राप्त सूचना के आधार पर, प्राप्त उस वेरिफिकेशन के आधार पे वो ITC अलाउ करेगा और एडजस्टमेंट देगा। 2.4 कैटेगरी D, इसमें ऐसे प्रकरण जो वर्ष 2011-12 या उसके बाद के अर्थात वर्ष 2017-18 तक की समय अवधि से संबंधित जितने भी ITC मिसमैच की जो डिमांड्स हैं जिनका वेरिफिकेशन होना है वो कैटेगरी D में आएगी। और इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि जो 1 लाख तक की जो ITC वेरिफिकेशन के मामले हैं वो कैटेगरी A में कवर होंगे इस फाइनेंशियल ईयर से संबंधित, और 1 लाख से अधिक के जो मामले हैं वो कैटेगरी D में कवर होंगे। कैटेगरी D को 2 भागों में बांटा गया है। कैटेगरी की जो सब कैटेगरी है फर्स्ट, उसके अंदर 1 लाख से अधिक और 10 लाख तक के मामले आएंगे, और कैटेगरी D की सेकंड में सब कैटेगरी सेकंड में 10 लाख से अधिक के मामले आएंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी D में स्पष्ट किया गया है कि व्यापारी द्वारा ITC-V-D फॉर्म में सब कैटेगरी वाइज वो एप्लीकेशन लगाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन सबमिट करेगा और उसके आधार पे उसका वेरिफिकेशन होगा। 2.4 फर्स्ट सब कैटेगरी फर्स्ट में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे प्रकरण जिनमें ITC मिसमैच का इन्वॉल्वमेंट 1 लाख से अधिक और 10 लाख तक है, जो वर्ष 2011-12 से लेकर 17-18 की समयावधि से संबंधित हैं, ऐसे मामलों में व्यापारी जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन लगाएगा। उसका एक्नॉलेजमेंट जो है वो मैन्युअली असेसिंग अथॉरिटी को प्रस्तुत करेगा। उसके साथ ही उससे कुछ अपेक्षाएं की गई है। पहली तो ये है कि वो एक हल्फनामा देगा जिसमें वो स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत जो करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन है। साथ ही साथ वो एक अंडरटेकिंग देगा, इसमें स्पष्ट करेगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में जो उसके द्वारा ITC मांगी गई है, अगर भविष्य में वो गलत साबित होती है तो राज्य के राजकोष में ब्याज सहित वो अमाउंट जमा कराएगा।
और इसके साथ ही इसके साथ ही एक साक्ष्य और देगा जिसमें जो सेलिंग डीलर को उसने जो पेमेंट किया है उसका विवरण प्रस्तुत करेगा। वो बैंक स्टेटमेंट भी हो सकता है। इसके अलावा ऐसे बिल या इनवॉइस जिनमें टैक्स का इन्वॉल्वमेंट 25,000 से अधिक है, उसकी भी एक कॉपी जो है वो परचेजर जो है वो अपने असेसिंग अथॉरिटी को उपलब्ध करवाएगा। कैटेगरी में ऐसे प्रकरण जो टोटल आईटीसी मिसमैच में 1 लाख से अधिक हैं, जो किसी वर्ष विशेष से संबंधित हैं, जो किसी एक डीलर से संबंधित हैं, तो 1 लाख से अधिक वाले आईटीसी मिसमैच के प्रकरण में परचेजर डीलर द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा जिस पे सेलिंग डीलर साइन करेगा और ये स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा कि उसके द्वारा जारी जो बिल है वो सही है, साथ साथ उसका जो आउटपुट टैक्स बना उसको उसने जमा करवा दिया है। इस तरह का हल्फनामा वो परचेजर डीलर जो है वो असेसिंग अथॉरिटी के सामने प्रस्तुत करेगा। प्राप्त समस्त एप्लीकेशंस और एफिडेविट्स और अंडरटेकिंग और एक्नॉलेजमेंट की पावती प्राप्त करने के बाद में असेसिंग अथॉरिटी जो है वो ये सुनिश्चित करेगा कि जो आईटीसी वेरिफिकेशन के लिए जो एप्लीकेशन आई है उसमें जो जिस वर्ष से संबंधित है, जिस क्वार्टर से संबंधित है, जिस सेलर से संबंधित है, उस सेलर का जो आउटपुट टैक्स है वो चाही गई आईटीसी वेरिफिकेशन से अधिक है। तो इस प्रकार के साक्ष्यों के आधार पे, उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पे वो आईटीसी को वेरीफाई करेगा, अलाउ करेगा और एडजस्टमेंट देगा। 2.4 सेकेंड सब कैटेगरी सेकेंड में ऐसे प्रकरण जिनमें 10 लाख से अधिक आईटीसी इन्वॉल्वमेंट है, जिनका वेरिफिकेशन होना है, जो वर्ष 2011-12 से लेकर 17-18 के फाइनेंशियल ईयर से संबंधित है। ऐसे प्रकरणों में जो ही परचेजर डीलर आईटीसी वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली लगाएगा, वर्षवार लगाएगा, क्वार्टर वाइज लगाएगा, तो उसकी जो टास्क है वो सेलिंग डीलर के प्रोफाइल पे बनेगी। साथ ही साथ उसकी जो टास्क है वो सेलिंग डीलर और परचेजर डीलर के असेसिंग अथॉरिटी के पोर्टल पे बनेगी। और इस प्रकार के प्रकरणों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि 3 जगह टास्क बनेगी। एक सेलिंग डीलर के यहाँ बनेगी, एक सेलिंग डीलर के असेसिंग अथॉरिटी के यहाँ बनेगी, एक परचेजर डीलर के असेसिंग अथॉरिटी के यहाँ बनेगी। सेलिंग डीलर के प्रोफाइल पे जो ही टास्क बनेगी तो ही वो सेल्स इनवॉइसेज का बुक्स ऑफ अकाउंट से वेरीफाई करके उनकी एंट्री करेगा। साथ ही साथ जो वेरीफाइड आउटपुट टैक्स है उसकी एंट्री वो उसमें करेगा और उसके बाद में डिटेल सबमिट करेगा। और डिटेल सबमिट करने के लिए उसको टाइम जो है वो 30 दिन का दिया गया है। सेलिंग डीलर जो ही अपना सबमिशन देगा तो ही उसका रिफ्लेक्शन है वो असेसिंग अथॉरिटी सेलिंग डीलर के यहाँ बनेगा। असेसिंग अथॉरिटी सेलिंग डीलर जो है वो 10 दिन के अंदर जो आईटीसी का वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद में जो उसको आईटीसी अलाउ करेगा, सबमिशन जो है असेसिंग अथॉरिटी परचेजर डीलर के यहाँ देगा, उससे कम्युनिकेट भी करेगा। लेकिन उससे पहले उसको वो जो प्रस्तुति जो भी साक्ष्य हैं सेलिंग डीलर द्वारा उनका वेरिफिकेशन उसको करना होगा। असेसिंग अथॉरिटी सेलिंग डीलर द्वारा 4 बिंदुओं के आधार पे जो सेलिंग डीलर द्वारा जो टास्क सबमिट की गई है उसका वेरिफिकेशन करेगा। पहला तो उस द्वारा जो जारी जो डिटेल है उसके आधार पे करेगा। दूसरा जो सेलिंग डीलर द्वारा एटे भरा गया था पार्ट फर्स्ट में, अगर उसका वेरीफाई नहीं आता है तो सेलिंग डीलर का असेसिंग अथॉरिटी पार्ट सेकंड में जो केस सेल बताई गई है उस का जो अमाउंट है वो चाहे गए जो आईटीसी मिसमैच के अमाउंट से अधिक है तो इस लेवल पे वो उसको वेरीफाई कर सकता है। कई बार ये होता है कि सेलिंग डीलर द्वारा एटे का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं भरा गया है। ऐसे मामले में एटे और जो 10 का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस चाहेगी आईटीसी वेरिफिकेशन के अमाउंट से अधिक होना चाहिए। अगर अधिक है तो ऐसे मामलों में जो असेसिंग अथॉरिटी सेलिंग डीलर है उसको वेरीफाई करेगा। लेकिन सेलिंग डीलर के असेसिंग अथॉरिटी को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्लॉज 4 ऑफ दिस नोटिफिकेशन का कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर उल्लंघन है तो वो फिर आईटीसी अलाउ नहीं करेगा। निश्चित समयावधि में सेलिंग डीलर जो डिटेल सबमिट करने में असफल रहता है
ऐसी परिस्थिति में असेसिंग अथॉरिटी सेलिंग डीलर को 10 दिन का समय मिलता है। 10 दिन के समय में उसे टास्क को सबमिट करना होता है। तो उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पे उस टास्क का वेरिफिकेशन कर सकता है, आईटीसी मिसमैच का वेरिफिकेशन करता है, और उसको लगता है कि उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पे आईटीसी अलाउ की जा सकती है तो वो अलाउ करेगा। उसके बाद में उसकी जो टास्क है वो परचेजर डीलर की असेसिंग अथॉरिटी के यहाँ बनेगी। तो प्राप्त सूचनाओं के आधार पे, प्राप्त जो उसके सबमिशन के आधार पे असेसिंग अथॉरिटी का यदि वो संतुष्ट होता है, सेटिस्फाई होता है, तो आईटीसी अलाउ करके उसका एडजस्टमेंट देगा। और इसमें एक स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि ऐसे व्यवहारी, ऐसे सेलिंग डीलर जो समयावधि में सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाते हैं, नॉन कंप्लाइंस करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन इनिशिएट करने का प्रावधान इस नोटिफिकेशन में किया गया है। बिंदु संख्या 3 में एडिशनल प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि आईटीसी ABCD में ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं लगी। ऐसी एप्लीकेशनों के लिए फिर मैनुअल एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए अलाउ किया गया है। इस प्रकार की शिकायतों में जिनमें कुछ शर्तें, कुछ कंडीशन रखी गई हैं, अगर वो शर्तें फुलफिल करता है व्यवहारी, तो फिर वो उसे अपने वेरिफिकेशन के लिए जो एप्लीकेशन है वो मैन्युअली असेसिंग अथॉरिटी को सबमिट कर सकता है। 3 के उपबिंदु 1 में स्पष्ट किया गया है कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशंस जिनको रिकंसिडरेशन करने की आवश्यकता है, ऐसे मामलों में आईटीसी VM मैन्युअली एप्लीकेशन व्यवहारी द्वारा लगाई जा सकती है। उसके लिए 3 ग्राउंड निर्धारित किए गए हैं। पहला ग्राउंड ये है कि व्यवहारी द्वारा एप्लीकेशन लगा दी गई है और सिस्टम उसमें एडिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, उसको अलाउ नहीं कर रहा है। ऐसे मामलों में वो मैन्युअली एप्लीकेशन लगा सकता है। दूसरा मामला ये है कि सेलर और परचेजर द्वारा डिफरेंट क्वार्टर में 8A और 7A की एंट्री की गई है। ऐसे मामलों में वो मैन्युअली एप्लीकेशन लगा सकते हैं। साथ ही साथ सेलर और परचेजर द्वारा अगर गलत टिन नंबर डाल दिए गए हैं 7A और 8A में, तो इस प्रकार के प्रकरण भी इस बिंदु के अंदर कवर होंगे और व्यवहारी जो है वो मैन्युअली एप्लीकेशन इस में लगा सके। संख्या 2, ऐसे आईटीसी मिसमैच जो चेक पोस्ट की डिपॉजिट से संबंधित हैं। चेक पोस्ट मुख्यतः जो मार्बल और ग्रेनाइट के जो बिल थे उनका टैक्स चेक पोस्ट पे जमा होता था। जो खरीदार है वो वहाँ पे बिल पेश करता, उस बिल पे सील लगा के उसमें अमाउंट और डेट का इंतराज करते थे। साथ ही साथ जो टैक्स व्यवहारी द्वारा जमा करवाया गया है उसकी एक रसीद भी चेक पोस्ट पे दी जाती थी। तो चेक पोस्ट से संबंधित जो आईटीसी वेरिफिकेशन के मामले हैं उनमें नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा गया है कि व्यवहारी मैन्युअली एप्लीकेशन देगा, उसके साथ ही ओरिजिनल बिल जिस पे सील लगी हुई है वो देगा, साथ ही साथ उस बिल से संबंधित जो अमाउंट जमा करवाई गई है उसकी वो रसीद देगा। ये तीनों चीज़ें असेसिंग अथॉरिटी परचेजर डीलर के यहाँ प्रस्तुत करेगा। प्रस्तुत करने के बाद में असेसिंग अथॉरिटी जो परचेजर डीलर है वो परचेजर डीलर द्वारा पर्टिकुलर ईयर में जो 7A भरा गया है उससे उसको मिलान करेगा और मिलान करने के बाद में सही पाया जाता है और वो संतुष्ट होता है तो आईटीसी अलाउ करेगा और उसका एडजस्टमेंट देगा। संख्या 3 में मैनुअल एप्लीकेशन जुरिडिक्शन असेसिंग अथॉरिटी को सबमिट की जाएगी। उसके पश्चात कंसर्न असेसिंग अथॉरिटी के जो टैक्स असिस्टेंट है उसके द्वारा उस एप्लीकेशन को इलेक्ट्रॉनिकली एक्नॉलेजमेंट नंबर उसका जनरेट किया जाएगा। संख्या 4 में ये कहा गया है कि जब असेसिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई होगा तो आईटीसी अलाउ करेगा, उसके बाद में एडजस्टमेंट देगा। तो सेटिस्फिकेशन के लिए कई बार जो असेसिंग अथॉरिटी है वो सेलिंग डीलर और परचेजिंग डीलर के व्यापार के ट्रैक को भी एक बार देख के और उसके आधार पे वो ये सुनिश्चित कर सकता है कि जो सेलिंग और परचेजिंग डीलर है उसका जो ट्रैक है वो कैसा है, उसने व्यापार सही किया है या किस तरह का व्यापार किया है। ये इस तरह के आईटीसी वेरिफिकेशन में निर्णय लेने के लिए असेसिंग अथॉरिटी को एक सुविधाजनक हो सकता है।
तो वो ट्रैक को चेक कर कर भी अपने निर्णय में इस चीज़ को शामिल कर सकता है। संख्या 5 में ये कहा गया है कि कुछ ऐसे मामले जिसमें व्यवहारी द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली वो लगाना चाहता है, लेकिन 20 जून 2017 आईटीसी वेरिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें उसने एप्लीकेशन लगाई या कोई टेक्निकली इश्यू के कारण उसकी एप्लीकेशन नहीं लग पा रही है या सिस्टम द्वारा उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा रही है, ऐसे मामलों में भी व्यवहारी द्वारा मैन्युअली आईटीसी वेरिफिकेशन की एप्लीकेशन आईटीसीवीएम में लगाई जा सकती है। संख्या 6 में ऐसे मिसमैच के मामले जिनमें व्यवहारी ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाना चाहता है और जो ही वो एप्लीकेशन लगाता है तो उसमें एप्लीकेशन फाइल का उसमें दिखाता है और वो एप्लीकेशन या तो पहले वाले नोटिफिकेशन के अंदर लगा दिया या इस नोटिफिकेशन के अंदर उसकी एप्लीकेशन लगी हुई थी और सिस्टम उसको ले नहीं रहा है। ऐसे मामलों में भी व्यवहारी जो है मैन्युअली एप्लीकेशन असेसिंग अथॉरिटी को सबमिट कर सकता है। संख्या 7 में असेसिंग अथॉरिटी परचेजिंग डीलर को ये सुविधा दी गई है कि यदि वो किसी तथ्य से संबंधित कोई क्लैरिफिकेशन असेसिंग अथॉरिटी सेलिंग डीलर के यहाँ से जानना चाहता है, ऐसे मामलों में ऑफिशियल ईमेल आईडी द्वारा वो अपने जो क्लैरिफिकेशन है वो मांग सकता है। ऐसे मामलों में असेसिंग अथॉरिटी सेलिंग डीलर द्वारा 10 दिन के अंदर उसमें वो सूचना रिवर्ट करेगा। अगर वो ये सूचना देने में 10 दिन में असफल रहता है तो परचेजिंग डीलर का असेसिंग अथॉरिटी जो पूर्व में जो सूचना प्राप्त की थी उसी को अंतिम मानते हुए इस प्रकार के प्रकरणों में अपना निर्णय लेगा। 8 में ये उल्लेख किया गया है कि इसमें जो आईटीसी मिसमैच का वेरिफिकेशन हो जाएगा तो असेसिंग अथॉरिटी उसको आईटीसी अलाउ करेगा, एडजस्टमेंट देगा, साथ ही साथ डीसीआर में उसका इंदराज करेगा और इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिकली परचेजिंग डीलर को देगा। संख्या 9 में ऐसे मामले जिनमें आईटीसी का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, ऐसे मामलों में असेसिंग अथॉरिटी जो है वो परचेजिंग डीलर की आईटीसी क्लेम को रिजेक्ट करेगा, उसका रिटर्न में एक ऑर्डर निकालेगा और संबंधित डीलर को उसकी सूचना देगा, उसको सूचित करेगा। बिंदु संख्या 4 में ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ऐसे मामले जो बिंदु संख्या 4 में उल्लेखित हैं या उससे संबंधित हैं, ऐसे मामलों को जो सब क्लोजेज है उनमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें 4 तरह के मामले दिए गए हैं जिनका हम अलग अलग यहाँ उल्लेख करेंगे। इस प्रकार के प्रकरण जिनमें जेन्युइननेस ऑफ द क्लेम ऑफ आईटीसी के मामले हैं, जिनमें नोटिस पहले से जारी हो चुका है या कोई इस प्रकार की जो कार्यवाही है, इंक्वायरी जो है वो सेलिंग और परचेजिंग डीलर के खिलाफ इनिशिएट की जा चुकी है, ऐसे मामले इसे जो क्लॉज 4 में रखे गए हैं। 4 के बिंदु संख्या 2 में ये कहा गया कि इस तरह के मामले बने हुए हैं जिन मामलों में सेलिंग और परचेजिंग डीलर द्वारा आईटीसी की क्रेडिट का जो अवेलमेंट है वो फॉल्स एंड फोर्ज्ड इनवॉइस के आधार पर लिया गया है, ऐसे मामलों को क्लॉज 4 में शामिल किया गया है। 4 के बिंदु संख्या 3 में ये उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार के प्रकरण जिनमें रजिस्ट्रेशन किसी डीलर का कैंसिल हो चुका है, उसके बाद में उस डीलर द्वारा बिल जारी किए गए हैं और उन जारी बिलों के आधार पे परचेजिंग डीलर द्वारा आईटीसी वेरिफिकेशन मांगा गया है, ऐसे मामलों में ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए असेसिंग अथॉरिटी के द्वारा कि वो डेट ऑफ कैंसिलेशन को देख लें, चेक कर लें, उसके आधार पे वो ये सुनिश्चित कर लें कि कैंसिल होने के बाद के कोई आईटीसी वेरिफिकेशन के मामले हैं तो वो इस क्लॉज 4 में कंसीडर किए गए हैं। क्लॉज 4 के बिंदु 4 में ऐसे सेलिंग डीलर जो टैक्स डिफॉल्टर हैं या ऐसे सेलिंग डीलर जिनके खिलाफ आउटस्टैंडिंग डिमांड डीसीआर में पेंडिंग बोल रही है, जो टैक्स से संबंधित हो सकती है या फिर डिक्लेरेशन फॉर्म से सेट पीरियड से संबंधित हो सकती है। असेसिंग अथॉरिटीज़ कृपया ध्यान दें, इस प्रकार के मामले जो क्लॉज 4 का स्पष्ट उल्लंघन करते हैं, नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार के प्रकरणों में आईटीसी अलाउ नहीं की जाएगी। आयुक्त महोदय द्वारा 12 मार्च 2021 को जारी आईटीसी वेरिफिकेशन को लेकर जो मैंने नोटिफाई किए गए थे उनकी बिंदुवार हमने यहाँ चर्चा की।
विवाद के विषय में इस नोटिफिकेशन को ही अंतिम माना जाए। मैंने यहाँ पे एक साधारण और सरल भाषा में इस नोटिफिकेशन को समझाने की कोशिश की है। साथ ही साथ एक व्यापारी इसको कैसे समझ सकता है, एक अधिकारी इसको कैसे समझ सकता है, या फिर एक टैक्स प्रैक्टिशनर इसको कैसे समझ सकता है, इसका मैंने प्रयास किया है। मानव प्रवृत्ति है कि त्रुटि कहीं भी संभव है, अतः विवाद के विषय में नोटिफिकेशन को ही अंतिम माना जाए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।